Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live on Creatrix YouTube channel for the लक्ष्य बैच गेट 2022 और मॉड्यूल 2 में आज हम ले आए हैं आपके लिए डीपीपी ऑन सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर. तो बेटा जैसा आप जानते हो पिछले 5 वीडियोस के अंदर हमने सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट कर लिया है. तो आज टाइम आ चुका है उस पे बेस्ड डीपीपी देखने का, ये देखने का कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. तो मैं आपके लिए बेटा बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं. मजा आने वाला है आप लोगों को बनाने में और काफी कुछ सीखने भी मिलने वाला है. चलिए तो लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director of an academy for GATE department. अब ये सारी बातें तो मेरे बारे में आप लोग सुनते रहते हो, लेकिन बच्चों सबसे खुशी की बात ये होती है जो इस टीम का एफर्ट होता है, जो इस टीम का इनिशिएटिव होता है. जैसे अभी देखो आप लोगों के लिए इस फ्राइडे को ESE 21 वालों के लिए हमने मैराथन प्लान किया है. तो इस तरह का जो काइंड ऑफ वर्क ये लोग करते हैं, पूरी टीम करती है, दैट इज रियली रियली एप्रिशिएटिंग. तो उसको तो बेटा एप्रिशिएट करना ही चाहिए कि भैया इतना काम कर लेते हैं और बच्चों के बारे में सदैव सोचते रहते हैं. दिन रात सिर्फ एक थिंकिंग होती है कि बच्चों की जर्नी को और अच्छा कैसे बनाया जाता है. ठीक है, लव यू टू रजनीश. अभी ध्यान दो बेटा लेक्चर पे. तो अब आप लोग एक चीज जान लो बेटा, हमारे जो इनिशिएटिव हैं वो यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी मिलते हैं. तो आपके पास अनअकैडमी ऐप होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सेस आवर इनिशिएटिव. सिर्फ आपको उन्हें अनलॉक करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE. और देखो मेरी तो सारी स्पेशल क्लास आपको बेटा एक ही जगह मिलती हैं. ये वाला लिंक है आपके लिए, यहां पे आपको मेरी सभी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी. बस आपको क्या करना है ना, यहां पे जाके अपकमिंग में चेक करना है. जैसे मैं कल मेजरमेंट के क्वेश्चन कराने वाला हूं स्पेशल में, तो आप सभी लोग आ सकते हो. 2 बजे लूंगा तो आप सभी लोग जुड़ सकते हो. अदर देन दैट आपको क्या करना है, इसके अलावा आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो. यहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट दिया जाता है, हर संडे टेस्ट होता है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है और डेली शाम 5 बजे मैं सभी प्लस यूजर्स के डाउट सॉल्व करता हूं. ये सारे इनिशिएटिव आपको सिर्फ मिल सकते हैं अगर आप प्लस पे आते हो. दूसरी बात, यहां पे एक और नया फीचर है बेटा कि आप चाहो तो एजुकेटर से बात कर सकते हो. तो जब मैं बच्चों के डाउट बताता हूं तो बहुत बार ऐसा भी होता है मैं बच्चों के डाउट ऑडियो फॉर्म में बताता हूं. मैं वहां पे ये बताता हूं कि किस तरह से उनका डाउट आंसर होगा. बेटा IOCL की बनाई तो थी मैंने वीडियो. अदर देन दैट इसके अंदर गेट, ESE, PSU, AE सब तरह की तैयारी कराई जाती है. बट अगर और आगे जाना है देन गो विद आइकॉनिक. वहां पे प्लस के बेनिफिट्स के साथ पर्सनल कोच मिलता है जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाता है. टीचर्स आपको गाइड करते हैं इन स्टडी बूस्टर सेशन. टेस्ट एनालिसिस मिलता है आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलता है और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलती है जो सारी क्वेरीज आंसर करती है. अच्छा पिछले वाले लेक्चर की रह गई क्या PDF? कोई बात नहीं, आज दे दूंगा. ठीक है, डोंट वरी. तो बेटा यहां पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो. अदर देन दैट आप साथ ही साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे जहां रेगुलरली मैं आप लोगों से बात कर पाऊंगा एंड एट द सेम टाइम इस कोड से जुड़े और बहुत सारे बेनिफिट आपको दिए जाएंगे. और बेटा यहां पे सिग्नल एंड सिस्टम स्टार्ट किया है लेटेस्ट बैच में विष्णु सर ने, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ECE. अदर देन दैट आपके लिए मेरा मशीन का कोर्स आज स्टार्ट हो गया है जहां 170 आवर्स का कंटेंट है. डेली असाइनमेंट दिया जा रहा है, हर संडे टेस्ट होगा और सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे. अदर देन दैट बेटा 18 जुलाई को होने वाला है कॉम्बैट एकमात्र अवसर होता है आपके पास जहां आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो कहां पे पहुंचे हो और कितना दूर अभी जाना बाकी है. और बेटा आप लोगों के कहने से हम लोगों ने प्राइस हाइक को डिले कर दिया है. तो अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो यूजिंग कोड अंकित ESE तो ना सिर्फ आप मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करोगे बल्कि
12 मंथ्स पे आपको आज दिया जाएगा 2 मंथ्स एक्स्ट्रा विद 3 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, 24 पे 4 मंथ्स एक्स्ट्रा विद 6 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो बेटा यहां से आप अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हो। और अगर आइकॉनिक लेते हो तो आइकॉनिक के लिए कैंपस प्लेसमेंट का 3 महीने का आपको अलग से कोर्स दिया जाएगा बेटा, 3 मंथ्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आईटी जॉब सब्सक्रिप्शन। यानी आपके कॉलेज में जो भी आईटी कंपनीज आती हैं तो वहां का सब्सक्रिप्शन भी आपको दिया जाएगा। और प्लस के अंदर भी क्या होगा, आपको टोटल वैल्यू ऑफरिंग मिलेगी 43,250 की, जो कि आपको सिर्फ मिल जाएगी 35,033 के अंदर। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट आईटी जॉब्स का सब्सक्रिप्शन यहां पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, अंकित ईएससी कोड लगा के ज्वाइन करना है। 1 ईयर फीस विल बी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। तो बेटा 2 ईयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा गो आफ्टर 2 ईयर्स। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कैंपस प्लेसमेंट इंक्लूड करा दो। तो बेटा इस ऑफर के अंदर आपके लिए ना कैंपस प्लेसमेंट आईटी जॉब गेट एंड ईएससी आइकॉनिक के अंदर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जा रहा है। बेटा अभी बीपीएससी का तो राजू मेरे हिसाब से कोई कोर्स नहीं है जितना मुझे पता है। ठीक है, और अभी यूट्यूब पे भी करवा पाना पॉसिबल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि टीम इज फुली ऑक्यूपाइड विद गेट 2022 एंड ईएससी 2021। तो यार देखो ऑल इंडिया लेवल पे सारे एग्जाम, सारी स्टेट के एग्जाम तो नहीं कवर कर सकते। जैसे गुजरात का आया था, बिहार का है, हर एग्जाम नहीं कवर हो पाएगा। ठीक है, चलो वेयर इज द नोटिस फ्रॉम AICTE? बेटा इट वॉज अ न्यूज ऑन टाइम्स नाउ फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने पूरा शेड्यूल दिया, एक बार चेक कर लेना अंशुमन। चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल होमवर्क में दिया था। क्या क्वेश्चन था, A single phase semi converter delivers power to RLE load with R equal to 5 ohm, L equal to 10 millihenry, E equal to 80 volt. The AC source voltage is 230 volt 50 hertz. For continuous conduction, converter is operating with a firing angle of 50 degree. Continuous conduction है, इसीलिए current source की तरह दिखाया है। If one of the main SCR is damaged and open circuited, what is the value of average output current? अब मान लो जैसे ये T1, ये D3, ये T4, ये D2। सपोज बेटा अगर T1 gets damaged, तो आपको ये तो मालूम है ना बेटा, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन के लिए लगातार एक ऊपर से चलना चाहिए और एक डिवाइस नीचे से। इफ T1 गेट्स डैमेज्ड तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे D3 रिमेन्स परमानेंटली ऑन, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करेगा, साथ साथ T1 की जिम्मेदारी भी पूरी करेगा। D3 रिमेन्स परमानेंटली ऑन। D3 परमानेंटली ऑन रहेगा बेटा आपका। D3 परमानेंटली ऑन रहेगा जब, तो हम क्या कहेंगे, देखो ये डायोड जो है ना, ये 0 से पाई तक ऑन होता है, और ये वाला जो है पाई प्लस अल्फा से आता है। तो हम क्या कहेंगे, देखो D3 D2 इनको कंडक्ट करना पड़ेगा साथ में पाई प्लस अल्फा तक, क्योंकि ये थायरिस्टर तो पाई प्लस अल्फा पे आएगा, ये तो पाई प्लस अल्फा पे आएगा, तो इसको पाई प्लस अल्फा तक जाना पड़ेगा। यहां पे V0 रहेगा 0, और फिर D3 और T4 ये कंडक्ट करेंगे पाई प्लस अल्फा से 2 पाई, जहां पे V0 आएगा -Vs। ठीक है, तो इसकी वेवफॉर्म कैसी बन जाएगी बंधु, इसकी वेवफॉर्म कुछ ऐसी बन जाएगी, ये पाई प्लस अल्फा और ये 2 पाई। तो यहां पे अगर मैं V0 एवरेज निकालूं,
अगर मैं बेटा वी नॉट एवरेज निकालूं तो क्या होगा, 1/2 इंटीग्रल पाई प्लस अल्फा से 2 माइनस वी एम साइन ओमेगा टी, माइनस वी एस आता है ना, तो वी एम बाई 2 माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहां पे वी एम है 230√2 बाई 2 तो देखो इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ती है थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए। अगर मैं बताऊं ना बेटा आपको ट्रिकी क्वेश्चन जो आ सकता है दैट कैन ओनली बी आस्क्ड इन सिंगल फेस हाफ वेव, सिंगल फेस फुल वेव। बेटा पहले मैं क्वेश्चन करा लूं कि सबके आंसर ही दूं, बताओ बताओ भाई। तुम लोग भी ना आजकल काफी इरिटेटिंग होते जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं रह गया है। ये आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, करंट पूछा था, ईएमएफ दिया है 80, रेजिस्टेंस है 5। तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था इस बार। अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पियर आएगा। काफी बच्चे सही बोले थे डी। परफेक्ट परफेक्ट बेटा। और आकाश बेटा मैं आपकी क्वेरी नहीं देख पा रहा हूं अपनी स्क्रीन पे। चलो अब ये ट्राई करो। आज के डीपीपी का पहला क्वेश्चन बेटा, इन अ सिंगल फेज रेक्टिफायर वीएस इज साइनोसोइडल विद आरएमएस वैल्यू ऑफ 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज, एल 1 मिली हेनरी, ई 150 वोल्ट फ्रॉम आई नॉट वेव फॉर्म, आई नॉट पीक वैल्यू इन एम्पियर इज। करो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। आकाश मैंने आपको बता दिया था बेटा मुझे एसएससी जेई की एलिजिबिलिटी का आइडिया नहीं है, प्लीज चेक इट ऑन द इंटरनेट। अगर आप यूट्यूब पे क्लास देख सकते हो तो आप गूगल भी कर सकते हो। बेटा आरई लोड में एससीआर फायर्ड कंटिन्यूअसली का मतलब एससीआर डायोड की तरह एक्ट कर रहा है। प्रीति डायोड की तरह एक्ट कर रहा है तो उसमें कंडक्शन थीटा एंगल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसको करो बेटा, जल्दी से करेंगे सभी लोग। तो बेटा एक बार हमारे एसएससी जेई के चैनल पे जाके पता कर लो, अनअकैडमी एसएससी जेई, वो टीचर्स आपको बेटर गाइड कर देंगे। ठीक है, वहां पे हमारी एसएससी जेई की टीम होती है। नहीं बेटा बीपीएससी का मेरे ख्याल से तो कोई कोर्स प्लस पे नहीं आया। चलो भाई बाकी एक बार चेक कर लो बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन अलग से हो तो, क्योंकि स्टेट पीएससी की तैयारी तो कराई जाती है। अब किस किस स्टेट की होती है ये एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। चलो भाई जल्दी से बोलो इसका आंसर। आकाश बेटा मैं आपका आंसर दे चुका हूं, आप एक बार एसएससी जेई के टीचर्स से बात कर सकते हो। मैंने आज तक एसएससी जेई के लिए ना तो क्लास ली ना मैंने पढ़ाया कभी ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी, तो मैं एसएससी जेई के बारे में बेस्ट नहीं हूं ना गाइड करने के लिए। चलो जल्दी से बताओ। और बेटा प्लीज इसको एएमए सेशन ना बनाएं। चलो ट्राई एंड सॉल्व इट क्विकली गाइस। आकाश बेटा एसएससी जेई का चैनल है, वहां राहुल सर, खेमेंद्र सर ये लोग पढ़ाते हैं, राजकुमार सर, ये आपको गाइड कर देंगे। कितनी ही मेहनत है यहां से वहां स्विच करने में। देखो यहां पे क्या होगा बेटा,
यहां पे मैं आपको समझाता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल है। D1 D3 D4 D2, तो मैं क्या बोलता हूं, एज्यूम L इज अनचार्ज्ड। तो मैं कहता हूं D1 D2 गेट फॉरवर्ड बायस्ड एट ओमेगा टी इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है बेटा, साइन इनवर्स E बाय VM। ठीक है, साइन इनवर्स E बाय VM का मतलब क्या हुआ, E है 150 बाय 120 बाय √2, 62.114। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं बेटा कि यहां पे ये जो इंडक्टर की वोल्टेज होगी ना, इंडक्टर वोल्टेज विल बी Vs माइनस E। तो L विल चार्ज till VL is greater than 0, that is Vs greater than E। ठीक है, इंडक्टर तब तक चार्ज होगा जब तक Vs E से बड़ा होगा। ठीक है, इंडक्टर तब तक चार्ज होगा जब तक Vs E से बड़ा होगा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे देखो, ये साइन वाला ग्राफ हो गया हमारा। अब इसके अंदर ना बेटा, मान लो ये E है, मान लो ये आपका E है, तो ये जो रीजन है ना जहां Vs E से बड़ा है, ये जो रीजन है, इसमें इंडक्टर चार्ज होगा। कहां से कहां तक बेटा, थीटा से पाई माइनस थीटा। उसके बाद इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, उसके बाद इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। नहीं बेटा, ये सोर्स इंडक्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद ये इंडक्टर डिस्चार्ज होने लगेगा। तो यानी इंडक्टर का मैक्सिमम करंट आपको कहां देखने मिलेगा, आपको मैक्सिमम करंट देखने मिलेगा एट पाई माइनस थीटा। तो मैं बोल रहा हूं इंडक्टर चार्जेस फ्रॉम थीटा to pi minus theta and then discharges so I naught max occurs at pi minus theta। तो देखो मैं कैसे लिखता हूं, L di बाई डी टी इज VM साइन ओमेगा टी। ये वाला क्वेश्चन ना प्योरली कंसेप्चुअल है, समझ रहे हो मेरी बात। आप ना देखो यहां पे क्या करो, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये जो dt है ना, ये d ओमेगा टी बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताओ। ये क्लियर हो रहा है। देखो जब E नहीं होता था तब इंडक्टर मैक्सिमम तक आता था पाई पे, लेकिन E होने की वजह से इंडक्टर की वोल्टेज अब सिर्फ Vs नहीं है, Vs माइनस E है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा पाई माइनस थीटा पे। याद है ना आपको, मैंने बताया था पाई पे मैक्सिमम आता है इंडक्टर करंट, क्योंकि वहां से वोल्टेज की पोलैरिटी बदल जाती है। इस बार इंडक्टर के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज ना होके Vs माइनस E है। ठीक है, तो यहां पे आप ये देखो IP। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ अलग से क्लिक करने की जरूरत नहीं होती। जितने आपने नई तरह के क्वेश्चन देख लिए, अब ये समय के साथ पुराने हो जाएंगे। अब जब आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे आप बना पाओगे।
बस इतना सा फंडा है और कोई खास इसके अंदर मुश्किल नहीं है। हमें नए क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी, नए क्वेश्चन से नहीं डरना है, क्योंकि नए क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं, लेकिन जो ओल्ड क्वेश्चन है पहले वो तो बने। 1 मिली हेनरी। बिल्कुल बेटा, जब मैं कोई क्वेश्चन पहली पहली बार देखता हूं तो मुझे भी उसमें टाइम देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैं देखते से बना दूंगा उसे। बट हाँ, जिस तरह का क्वेश्चन मैं पहले देख चुका हूं तो आई अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व इट। तो आप लोगों को लगता है कि भाई बहुत इसके अंदर कोई कारीगरी है, नहीं। डीपीपी सेशन का पर्पज ही ये है टू शो यू एज मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एज वी कैन। अब इसीलिए देखो मशीन की मशीन का कोर्स मैं लगाता था, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन करा रहा था कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखो। लेकिन पता है यूट्यूब पे प्रॉब्लम क्या है ना, जनता क्वेश्चन में इंटरेस्टेड नहीं है, जनता का इंटरेस्ट है थ्योरी में। मज़ा आता है थ्योरी में। 40.54। आशुतोष कह रहे हैं सर I0 मैक्स वाला समझ नहीं आया। देखो क्या होगा, इंडक्टर की वोल्टेज है Vs माइनस E, करेक्ट। तो हम ये कहते हैं L di बाई डी टी इज VL। तो जब तक VL पॉजिटिव है di बाई डी टी पॉजिटिव है, di बाई डी टी पॉजिटिव। अच्छा 60 हर्ट्ज था। कितना बन रहा है इससे? $33.78। हाँ तो देखो, जब तक VL पॉजिटिव था, जब तक di बाई डी टी पॉजिटिव था, करंट बढ़ा, करंट बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही ये Vs E से नीचे जाएगा तो यहाँ पे Vs E से छोटा हो गया तो इंडक्टर की वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी। इंडक्टर की वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी तो इंडक्टर का करंट घटने लगेगा। तो करंट कहां तक बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा पाई माइनस थीटा तक, ठीक है। बिल्कुल शुभम, रिवर्स डायरेक्शन में इंडक्टर चार्ज नहीं होगा, लेकिन बेटा डिस्चार्ज तो होगा ना। थीटा से पाई माइनस थीटा तक लगातार चार्ज हुआ है, उसके बाद डिस्चार्ज होगा और फिर अगली बार फिर से चार्जिंग स्टार्ट होगी पाई प्लस थीटा से। पाई प्लस थीटा से कौन कंडक्ट करेगा? आपके D3 और D4। पाई प्लस थीटा से ये उसे वापस से चार्ज करेंगे, ठीक है। तो पहले थीटा से पाई माइनस थीटा तक चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग, फिर पाई प्लस थीटा से 2 पाई माइनस थीटा तक चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग। इस टाइप से चलेगा। बट मुझसे डिस्चार्जिंग के बारे में पूछा नहीं, मुझसे मैक्सिमम करंट पूछा। तो जहां चार्जिंग रुक रही है वही मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद करंट घटेगा, उसके बाद बढ़ नहीं सकता। चलो अगला देखो क्या है भाई। इन अ सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर सर्किट शोन विद जीरो सोर्स इंडक्टेंस, कांस्टेंट डीसी करंट ऑफ I0 15 एम्पियर। Vs का हमें ये बोल दिया कि पल्स वेव फॉर्म है, ये है Vs, इस बार साइनोसॉइडल नहीं है। देन व्हाट इज द एवरेज पावर सप्लाइड टू द लोड? बताओ जी, व्हाट इज द एवरेज पावर सप्लाइड टू द लोड? रवि थोड़ा ज्यादा टाइम दो बेटा क्वेश्चन को, एक्यूरेसी अपने आप सुधर जाएगी। स्पीड पे काम बाद में कर सकते हो, पहले एक्यूरेसी पे काम करो। और जितना लेट कैलकुलेशन करोगे उतना फायदा है। लेट एज एन कि शुरू में चीजों को सिंबल में सॉल्व करते जाओ। वैल्यू पुट करने वाला जो स्टेप है वो हमेशा लास्ट होना चाहिए, ताकि जब कभी कैलकुलेशन चेक भी करनी पड़े तो लास्ट स्टेप चेक करना पड़े। शुरू से बार बार अगर वैल्यू डालते जाएंगे तो मल्टीपल जगह गलती होने का चांस है।
शुभम कह रहे हैं 2 का बी यानी कि 2 किलोवाट। चलो देखते हैं यार। गणेश भी कह रहे हैं बी, बाकी लोग भी बताओ भाई। देखो बेटा, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, साधारण सा। यहां पे अब देखो, अगर मैं V0 बनाना स्टार्ट करूं बेटा, जब Vs आएगा तब तो D1 D2 कर देंगे V0 को Vs के बराबर, करेक्ट। और जब माइनस Vs आएगा तब भी Vs कर देंगे, D3 D4 कर देंगे, ठीक है। हर सिचुएशन में आपको ना यहाँ पे 200 वोल्ट मिल जाएगा। अब अगर आप देखो कि आपका ये जो करंट है ये कांस्टेंट है ना, कितने पे, 15 एम्पियर पे। तो अगर आपको पावर निकालनी है कांस्टेंट करंट में, तो आपको वोल्टेज का क्या चाहिए, एवरेज। सिंस करंट इज डीसी और कांस्टेंट, डीसी और कांस्टेंट, we need V0 average to compute power। अब V0 एवरेज कितना होगा भाई, ये होगा 200। इसका ड्यूरेशन सिर्फ 120 है आउट ऑफ 180, सो 200 400 by 3, तो पावर 400 by 3 into 15, 2 किलोवाट। बहुत ही बढ़िया बच्चों, द आंसर विल बी बी। देखो ये भी एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन था, जहां साइनोसॉइडल की जगह हमने वेवफॉर्म कैसी लगा दी, स्क्वायर, क्वाजी स्क्वायर कह सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन भी इसी का सेम पार्ट है। ये वाला इग्नोर कर दो यार, सोर्स इंडक्टेंस आ गया ना, अभी के लिए इसको इग्नोर कर दो, जाने दो, ठीक है। चलो अगले पे आओ। इन द गिवन रेक्टिफायर द डिले एंगल ऑफ थायरिस्टर इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव गोइंग 0 क्रॉसिंग ऑफ Vs इज 30 डिग्री। इफ द इनपुट Vs is 100 sin 100 pi t, what is average voltage across R in steady state? चलो भाई जल्दी से बोलो, what is the average voltage across R under steady state? ये वाला तो एक्चुअली हमने कल ही किया है ना, एक थायरिस्टर 3 डायोड, राइट। शुभम कह रहे हैं 47.74। बाकी लोग भी बताओ यार, बाकी लोगों का क्या सोचना है इस बारे में।
कम ऑन एवरीबॉडी। और मैं देख रहा हूं बेटा तुम लोगों की अटेंडेंस जो है ना इस लायक है नहीं कि मॉड्यूल 3 आ पाएगा। सना कह रही है 200.13, मार्बल कह रहे हैं 87, अभी कह रहे हैं 61.56। चलो देखें एक बार। देखो बेटा यहां पे जो T1 है यह अल्फा से पाई, D2 0 से पाई, ठीक है, D3 पाई से 2 पाई। और देखो यहां कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है, रेजिस्टिव लोड है ना। तो यहां पे क्या होगा बेटा एक्चुअली, तो यहां हम लोग देखेंगे अल्फा से पाई T1 एंड D2 कंडक्ट करेंगे, तो V0 इज Vs। पाई से 2 पाई D3 एंड D4 कंडक्ट करेंगे, V0 इज माइनस Vs। और 0 से अल्फा नो वन विल कंडक्ट एंड V0 विल बी 0। सिंपल। तो इसका वेवफॉर्म भी मैंने कल आपको ड्रॉ करवाया था। याद है भाई सब लोगों को कल ये जो क्वेश्चन किया था? अब समझ रहे हो क्लिक कैसे करता है जब आप एक क्वेश्चन कर चुके। तो नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये अल्फा पाई 2 पाई, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या कहता हूं, अल्फा से पाई तक और फिर पाई से 2 पाई Vm/2 पाई 3 प्लस कॉस अल्फा। Vm कितना है भाई? 100 है। और अल्फा है 30। अब चेक कर लेते हैं किस बच्चे का सही आ रहा है। देखें भाई बहुत सारे अलग अलग आंसर दिए हैं तुम लोगों ने। (61.53) ये आया किसी का? स्वप्निल का आ रहा है, अभी का भी आ रहा है, बाकी सभी लोगों का गलत आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस के केस में बेटा कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन का कोई हिसाब नहीं होता। चलो अगला देखो। अ फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर ब्रिज फीड्स अ हाईली इंडक्टिव लोड with ripple free load current. The input supply to the bridge is a sinusoidal source. The triggering angle is alpha equal to 30 degree. What is the input power factor? करो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये आपके लिए। चलो 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 एवरीबॉडी। विनय कह रहे हैं 0.866, गलत है बेटा, गलत है विनय। इनपुट पावर फैक्टर पूछा है, परफेक्ट, बाकी सभी लोगों का सही है, आशुतोष का भी गलत है। देखो हाईली इंडक्टिव लोड है तो आप ये तो जानते हो कि फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर फुल कन्वर्टर का कॉस अल्फा होता है, दैट इज cos 30।
ठीक है। और मैंने आपको क्या याद कराया था, IS1 RMS is 2√2/pi I0, IS RMS is I0, distortion factor G is IS1 RMS over IS RMS, that is 2√2/pi। ठीक है। अब इनपुट पावर फैक्टर होता है G इंटू FDF, ठीक है। तो 2√2/pi इंटू cos 30, cos 30 होगा √3/2, तो यह आया √6/pi 0.78, ठीक है, 0.78। क्लियर हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग of a separately excited DC motor. The DC motor is represented by equivalent circuit as shown in the figure. Assume load inductance is sufficient to ensure continuous and ripple free load current. Source voltage is given, I0 is given. आपको अल्फा बताना है। करो भाई, अल्फा बताओ, जल्दी से सॉल्व करो इसको, इजी है। यहां पे ये ध्यान देना बेटा, बैटरी उल्टी कनेक्टेड है, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना आप सभी लोग, बैटरी उल्टी कनेक्टेड है। और देखो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, अगर कोई भी ऐसा कर रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन के सेशंस को मिस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अटेंड कर रहा है थ्योरी सेशन, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ नहीं आनी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत कभी थ्योरी की नहीं होती, दिक्कत हमेशा होती है न्यूमेरिकल्स की। और अभी मेरे भाई जल्दी के चक्कर में मत रहो, सही आंसर दो, ठीक है। जल्दी के चक्कर में ना अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि सिली मिस्टेक हो गई सर पेपर में। सिली मिस्टेक हम खुद करते हैं, कैसे, जल्दबाजी में। चलो बताओ इसका आंसर। जल्दी से बनाओ। विनय कह रहे हैं सी, क्या आ रहा है, सी आ रहा है। देखो बेटा यहां पे क्या करना होता है मैं समझाता हूं। ये V0, ये प्लस माइनस, जरा KVL लगाएं, माइनस से प्लस V0। देखो कांस्टेंट करंट में इसका तो कोई रोल नहीं है, इंडक्टर का, प्लस E, माइनस E इज क्या है, 150, माइनस 150। करंट दे रखा है 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2, तो माइनस 130 वोल्ट, ठीक है। माइनस 130 आ गया बेटा। अब माइनस 130 इज बेसिकली 2Vm/pi cos अल्फा, तो यहां से अल्फा आ गया होगा आपका 129 डिग्री, तो आंसर विल बी सी। अब यहां देखो बेटा बेसिकली हो क्या रहा है ना, ये जो I0 करंट है ये ऐसे जा रहा है, तो बेसिकली अगर आप यहां से देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो यहां पे बैटरी डिलीवर कर रही है पावर, बैटरी डिलीवर्स पावर। और अगर बैटरी पावर डिलीवर कर रही है तो पावर इज एक्चुअली फ्लोइंग फ्रॉम DC टू AC,
इसीलिए तो इसने बोला ब्रेकिंग मोड में है, क्योंकि मोटर में मोटर पावर ले ना रही है बल्कि दे रही है। अगर मोटर पावर लेगी नहीं बल्कि देगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसको बोलते हैं लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर। क्या बोलते हैं? लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर। अगर पावर डिलीवर करानी है ना तो आपको बैटरी उल्टी लगानी पड़ेगी। सर करंट क्यों नहीं उल्टा कर सकते? बात तो बराबर है बेटा, क्योंकि डायोड और एससीआर रिवर्स करंट अलाउ नहीं करते। डायोड और एससीआर रिवर्स करंट अलाउ नहीं करते, इसीलिए आप क्या करते हो? पावर फ्लो उल्टा करने के लिए वोल्टेज पलटते हो। तो डायोड और करंट यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस हैं, तो करंट तो रिवर्स कर नहीं सकते, तो आपने उसके बदले क्या रिवर्स कर दिया? वोल्टेज। दैट इज व्हाट हैपेंस। तो ये मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा, लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर, डोंट वरी अबाउट इट। मे बी कल की क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है? कल की क्लास में मैं देखता हूं कवर कराने का। चलो अगले पे आ जाओ बेटा। अ सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर is used to charge a battery of 200 volt having an internal resistance of 2 ohm. The SCRs are triggered by a constant DC signal. If SCR2 gets open circuited, what is the average charging current? करो भाई। आपका SCR2 ओपन सर्किट हो गया है, तो आपको एवरेज चार्जिंग करंट बताना है। आया किसी का आंसर बेटा? एनीबडी विद द आंसर? एक काम करूंगा मैं आपको ना, लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर एकदम लास्ट में कराऊंगा 3 फेज के बाद, क्योंकि तब 3 फेज और सिंगल फेज एक साथ करा दूंगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खुद आंसर दे रहे हैं, सी आ रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। चलो देखें, देखो बेटा ये आरई लोड है। आरई लोड में आपने कांस्टेंट डीसी सिग्नल दिया है, कांस्टेंट डीसी ट्रिगरिंग सिग्नल। इससे होगा क्या? इससे आपके एससीआर जो है ना डायोड की तरह काम करेंगे। यहां पे क्या होगा? एससीआर बिहेव एज डायोड्स, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि 1 और 4 कायदे से 1 और 4 कंडक्ट करने चाहिए थीटा से पाई माइनस थीटा, और 2 और 2 ये 3 होना चाहिए एक्चुअली, ये करने चाहिए पाई प्लस थीटा से 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन इसने बोला SCR2 डैमेज हो गया, तो ये वाला कंडक्शन नहीं बनेगा, ठीक है? ये वाला कंडक्शन नहीं बनेगा क्योंकि SCR2 डैमेज हो गया। नितिन बेटा लग रही है तुम्हें हालत इस क्लास की मॉड्यूल 3 के लिए? तो अब मैं कहता हूं आई नॉट एवरेज। तो बेटा पूरी साइकिल में आधा ही कंडक्शन बन पाया, थीटा से पाई माइनस थीटा। 200 की बात हुई थी, अब तो 100 भी नहीं पहुंचते हो।
तो देखें भाई, अब यहां पे 0.2 ओम है और यहां पे क्या है 230 वोल्ट, लेकिन थीटा अभी हमने नहीं निकाला। थीटा इज साइन इनवर्स, कितनी है बैटरी? बैटरी है आपकी उड़ी बाबा 200 वोल्ट और 230√2। $37.94। $180 माइनस 2 इंटू 37.94 इंटू पाई बाय 180। ये ध्यान रखना रेडियन में कन्वर्ट करने का। बेटा उसके अंदर ट्रिगरिंग का कोई महत्व ही नहीं रह गया, आपने गेट करंट लगा के छोड़ दिया तो फायरिंग एंगल क्या बचा? समझ आया अलबाब? आपने तो गेट करंट लगा के छोड़ दिया ना। अब जब भी वो फॉरवर्ड बायस होगा वो कर लेगा कंडक्ट, और अगर फॉरवर्ड बायसिंग पे कंडक्शन चालू हो गया तो इसका तो यही मतलब हुआ कि इट इज बिहेविंग लाइक अ डायोड। रेजिस्टेंस इतना ही छोटा है ना, 0.2 ओम, क्योंकि 0.2 के हिसाब से तो ये 119.05 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ना फिर 2 ओम होना चाहिए, फिर मेरे हिसाब से 2 ओम होना चाहिए, वरना इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। करेक्ट? तो फिर ये लगा देते हैं और ये रेजिस्टेंस 2 ओम होना चाहिए। ठीक है, हाँ 2 ओम होना चाहिए ये, तब बात बनेगी। है ना? चल आगे चलें। अगला, a single phase asymmetrical semi converter feeds a RL load with R equal to 10 ohm large inductance so that load current is current stiff. The source voltage is 200 for firing angle 30 degree RMS diode current. शुभम बेटा स्पीड का एक ही रास्ता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, स्पीड वहीं से बनती है। अंडरस्टैंडिंग तो कम क्वेश्चन से भी बन जाती है, अंडरस्टैंडिंग तो 5-10 से भी बनेगी, लेकिन स्पीड बनेगी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने से। अब देखो यही मेजर डिफरेंस है यूट्यूब में और प्लस में। यहां किसी को फीस नहीं देनी फिर भी बच्चा सीरियस नहीं ले रहा, वहां फीस भी देनी है और बच्चा इतना उत्तेजित है पढ़ने के लिए। अब ये देखो मुझे मशीन में 500 से ज़्यादा की अटेंडेंस मिल रही है। अब एक सिंपल सी मुझे बात बताओ यार, अगर पेड कोर्स के अंदर 500 से ज़्यादा बच्चा बैठ रहा है और वो फीस भी दे रहा है, और यहाँ मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ और यहाँ 100 बच्चा भी नहीं आ रहा, तो मोटिवेशन किस तरफ या इंक्लिनेशन किस तरफ ज़्यादा होना चाहिए? लॉजिकली एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक जगह बच्चा पेमेंट भी कर रहा है उसके बाद अटेंड भी कर रहा है, यहाँ सब कुछ फ्री है और अटेंड भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका तो यही मतलब हुआ बेटा कि फ्री एजुकेशन का वैल्यू नहीं है। मतलब मैं इतना सोचता हूं कि ना यार फ्री एजुकेशन का वैल्यू होना चाहिए, जिन बच्चों के पास रिसोर्स नहीं है उन तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए, लेकिन जब पहुंचने लगती हैं तो वही लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं यार। इस देश के अंदर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब बेटा वार्निंग देनी पड़ेगी, धमकाना पड़ेगा क्या क्लास में बुलाने के लिए? सोचने वाली बात है। मतलब ये क्या हुआ, तुम लोगों का करियर है, तुम लोगों की लाइफ है, उसके लिए मैं धमकाऊं? बताओ भाई, आया आंसर? आया इसका आंसर? बहुत इजी है। देखो इसका V0 एवरेज याद कराया था, इसका V0 एवरेज याद कराया था, Vm बाय पाई
1 प्लस कॉस अल्फा। मतलब तुम्हारे जितने बड़े बच्चों को बेटा अगर धमकाना पड़े ना पढ़ने के लिए, तो क्या मतलब है। छोटे छोटे बच्चों का तो चलो मन चंचल होता है कि मस्ती कर लें, ये कर लें, वो कर लें, बट मैंने ये देखा जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, उनकी अटेंडेंस क्लास में कंसिस्टेंट होती है। वो लोग रोज आते हैं चाहे जो हो जाए, उन्हें ज़्यादा सीरियसनेस है अपने करियर को लेके। और जहां तुम लोग नौकरी के लिए फाइट कर रहे हो, तुम लोग सीरियस नहीं हो। अब यहां पे बेटा क्या होगा, आई नॉट निकाल लेता हूं। तो ये आ जाएगा 16.8। अब ये कांस्टेंट आएगा बेटा, हाई इंडक्टेंस है ना। अब सबसे बड़ी बात थी एसिमेट्रिकल कन्वर्टर के अंदर कि थायरिस्टर का गामा था पाई माइनस अल्फा और डायोड का था पाई प्लस अल्फा। तो डायोड का जो आरएमएस आएगा अल्फा 30 डिग्री है, 12.83। तुम लोगों ने √2 से डिवाइड कर दिया क्या यार, देखें जरा। तो जिन बच्चों ने √2 से डिवाइड किया उन्होंने सिमेट्रिकल के लिए सॉल्व किया है, ठीक है। सिमेट्रिकल के लिए सॉल्व कर दिया जिन लोगों ने √2 से डिवाइड किया, लेकिन √2 नहीं होगा ना, पाई बाय 2 पाई नहीं होगा, पाई प्लस अल्फा बाय 2 पाई, ये एसिमेट्रिकल है। चलो नेक्स्ट, अ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर फीड्स पावर टू RL लोड, द AC source voltage is 230 volt 50 hertz. In case one of the SCR gets open circuited due to a fault, find the average load current on the assumption of continuous load current. करो भाई, करो भाई जल्दी से। बेटा ये कौन कह रहा है कि ये सारे PYQ हैं? क्यों भाई आशुतोष, ये तुमसे किसने बोला सारे PYQ हैं? और बेटा तुम्हारा इनका तो आंसर सही आ नहीं रहा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। सोचने वाली बात है, पहले ये तो सही करने लगो, तब बात करना और टफ क्वेश्चन की और नए क्वेश्चन की। चलो जल्दी से निकालो इसका। पता है ऐसी एक बार क्या हुआ हमारे कॉलेज में ना जो पेपर बनता था वो असाइनमेंट में से ही बनता था, मैथ्स का जो हमें असाइनमेंट दिए जाते थे अक्सर उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाया करते थे। अब ये बात एक लड़के को अच्छी नहीं लगी कि ये क्या है यार, कोई टफनेस नहीं है पेपर की, कुछ नयापन नहीं है, ये क्या कराए हुए क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो वो पहुंच गया सर के पास कि यार ये तरीका सिस्टम सही नहीं है, आप तो नए क्वेश्चन दिया करो, टफ क्वेश्चन दिया करो, पेपर अच्छा सेट करो। जी बहुत बढ़िया। अब उन्होंने पेपर ऐसा सेट किया 36 में से 25 बच्चे फेल हो गए। तो बताओ क्या हुआ भाई, जब जो चीज कराई हुई है या जो चीज साबित है वो आ रही है, वो नहीं हो पा रही है, तुम कर रहे हो नया नया। चलो देखें भाई, इन केस वन ऑफ द 4 SCR गेट्स ओपन सर्किटेड फाइंड द एवरेज लोड करंट। देखो क्या होता है, नॉर्मली T1 T2 कंडक्ट करते हैं अल्फा से पाई प्लस अल्फा, T3 T4 कंडक्ट करते हैं पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा। ऐसे ही चलता है ना। तो अब मैं क्या कहता हूं कि इफ सपोज T3 गेट्स डैमेज्ड, अगर ऊपर से T3 डैमेज हो जाए देन
T1 must be on always for continuous load current। T1 को हमेशा ऑन होना पड़ेगा फॉर कॉन्टिन्यूअस लोड करंट। ठीक है, अब इस वजह से क्या होगा, T1 तो ऑन हो गया, लेकिन जो आपके T2 हैं, T2 तो अल्फा से पाई प्लस अल्फा ही आएगा, तो T1 T2 हुए अल्फा से पाई प्लस अल्फा, और फिर T1 T4 हुए पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा। अब T1 T4 बेटा एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो यहां से V0 हो जाएगा 0। यानी यहां पे ग्राफ कैसा बन जाएगा, अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो गया अल्फा पाई प्लस अल्फा, V0 वर्सेस ओमेगा टी। तो अब मैं क्या कहता हूं, V0 एवरेज जो होगा 1/2 पाई अल्फा से पाई प्लस अल्फा Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा Vm/पाई कॉस अल्फा। हमेशा ये जो थायरिस्टर डैमेज वाले सवाल है ना, इनको कंसेप्चुअली करना, ठीक है, इसको कंसेप्चुअली करना। Vm कितना है, 230√2 बाय पाई कॉस अल्फा, अल्फा कितना है 60, $51.768 वोल्ट। बट पूछा करंट है, रेजिस्टेंस है 6 ओम। ठीक है, 8.628 एम्पियर। तो आंसर इज बी। चलो अगला, इन अ सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर परसेंटेज THD इज फाउंड टू बी 31%, द फायरिंग एंगल कुड बी। अब आपको THD दे दिया और आपसे पूछ रहा है फायरिंग एंगल बताओ, करना जरा, करो भाई। तो आशुतोष बेटा पहले ये तो सीख लो, ये बनने लगेंगे तो मानने वाली बात है कि अब और कुछ चढ़ना चाहिए। अब एक चीज बताओ, आखिरी सीढ़ी चढ़ कैसे सकते हो, पहली सीढ़ी बिना चढ़े? क्या आ रहा है, अल्फा 30 डिग्री। चलो देखते हैं, बाकी लोग बोलो भाई। और ये क्वेश्चन बेटा नए हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं खुद पहली बार देख रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा, मुझे पता है ये कैसे होगा, वो मुझे पता है, लेकिन ये मैंने देखा नहीं है पहले। शुरुआत के जो कुछ क्वेश्चन कराए वो मैंने पहले नहीं देखे, तो मेरे को तो नए दिख रहे हैं यार क्वेश्चंस। मुझे तो PYQ नहीं दिख रहे हैं ये, क्योंकि PYQ तो मैंने भी सॉल्व करा रखे हैं, PYQs तो नहीं है। देखो क्या होगा, THD 31% है, तो यहां से G क्या होगा,
0.95515। ठीक है। अब IS1 RMS मैंने आपको क्या याद कराया था बेटा, 2√2/पाई I0 cos α/2, और IS RMS I0 √पाई माइनस α/पाई। अब यहां लगेगा ऑप्शन वेरिफिकेशन। अब जैसे पहला ऑप्शन लगाओ 30 डिग्री, ठीक है, मैं ऑप्शन वेरिफिकेशन कर रहा हूं बेटा। एट अल्फा इक्वल टू 30, जी आ रहा है 0.95264, और ये 95515। 40 पे चेक कर लेता हूं एक बार। वन 40 0.9592 9745। .9604 और अल्फा इक्वल टू 60 पे 0.9549। तो बेटा यहां से क्लियर हो गया, आंसर इज 60। देखा। थैंक यू जेनित्सु। हाँ, ये हाईली इंडक्टिव लोड के लिए आशकी, ये हर एक में नहीं है, ये हाईली इंडक्टिव लोड के लिए। जैसे आर लोड में तो बदल जाएगा। तो आंसर 60 डिग्री आ रहा है बेटा, 30 डिग्री नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़े, अगला देखो। कंसीडर द सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर वेयर VS इज साइनसोइडल, परसेंटेज ऑफ THD फॉर V0 इक्वल टू VD0/2 where VD0 is DC output at alpha equal to 0। RL दे दिया ना, जब तक बीटा ना दे RL में हाईली इंडक्टिव मानोगे आशकी, जब तक बीटा ना दे, मतलब इसमें हाईली इंडक्टिव मानना पड़ेगा। अगर लोड नहीं गिवन है उस वाले में भी हाईली इंडक्टिव मानोगे। मैंने 9th देख लिया था, लेकिन हाँ 10th में भी हाईली इंडक्टिव मानोगे जब तक लोड गिवन नहीं है। चलो करो जरा इसको। कम ऑन एवरीबॉडी। आपको बेटा यहां पहले ना अल्फा निकालना पड़ेगा, क्योंकि V0 बताया है VD0/2 वेयर VD0 इज द आउटपुट वोल्टेज व्हेन अल्फा इज 0। तो मैक्सिमम एवरेज आउटपुट का हाफ मिल रहा है। अब आप पहले अल्फा पता लगाओ, फिर THD।
कम ऑन गाइस। आया किसी का आंसर? देखो V नॉट होता है और VD नॉट is V नॉट at alpha equal to 0, that is 2Vm by pi। ठीक है, तो अब ये जो हमारा V नॉट आता है ये VD नॉट से हाफ है, यानी Vm बाय पाई है, तो अल्फा विल बी 90 डिग्री। ठीक है, एक बार अल्फा मिल गया, IS1 RMS 2√2 बाय पाई I नॉट cos अल्फा बाय 2, cos अल्फा बाय 2 हुआ 45, तो 2 बाय पाई I नॉट। IS RMS I नॉट रूट पाई माइनस अल्फा बाय पाई, अल्फा है पाई बाय 2, तो I नॉट बाय रूट 2। जी IS1 RMS ओवर IS RMS, 0.9 आ जाएगा, तो THD 48.34% आ जाएगा। ठीक है, 3D आ गया। ठीक है, चलो अगला, द फ्री व्हीलिंग डायोड कैन डिक्रीज द इनपुट पावर फैक्टर, हैज नो इफेक्ट ऑन पावर फैक्टर, इंप्रूव्स द इनपुट पावर फैक्टर, नन ऑफ दीज। बताओ जरा, फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करता है? ये तो फास्ट बता सकते हो बेटा, ये वाला तो काफी जल्दी आंसर दे सकते हो। बहुत बढ़िया, मंथन ने सबसे पहले दिया है सी, इंप्रूव्स द इनपुट पावर फैक्टर। और अब ये बताओ, सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर से कंफर्टेबल फील कर रहे हो इसके साथ? बन रहे हैं ना क्वेश्चन। अ सिंगल फेस सेमी कन्वर्टर डिलीवर्स पावर टू RLE लोड, RL और E दे रखा है, R है 8 ओम, 15 मिली हेनरी और 80 वोल्ट। Assuming continuous conduction firing angle of 31 degree, average output current if T2 is open circuited and damaged, ये वाला डैमेज हो गया है। अब आपको एवरेज आउटपुट करंट बताना है, जब तक बीटा ना दे कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन मानेंगे। चलो भाई करो, जब तक बीटा ना दे कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन मानेंगे। राकेश बेटा, एक्चुअली ESE नॉन टेक से पहले आपके और सेशंस प्लान्ड है ना, जैसे कल विश्वदीप सर ले रहे हैं क्लास, कल विश्वदीप सर 7:30 AM आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूरा रिवाइज करा रहे हैं। परसों आपके लिए वरुण सर ले रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास। ठीक है, फिर फ्राइडे से नॉन टेक स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा हमने सारे सेशन प्लान कर रखे हैं, टेक्निकल में भी जो एक्स्ट्रा सिलेबस है ना वो भी रिवाइज करा रहे हैं। जैसे साकेत सर ने कॉम कराया, कल विश्वदीप सर आएंगे, परसों वरुण सर आएंगे, तो आपके सारे सिलेबस रिवाइज कराएंगे। चलो अब इसका आंसर दो।
12.02, 15, 1.2, बहुत डिफरेंट टाइप के आंसर्स आ रहे हैं। देखो यहां पे क्या होगा, अल्फा से पाई तक T1 D2 ऑन रहने वाले हैं, तो V नॉट विल बी Vs। पाई के बाद फ्री व्हीलिंग डायोड आता है और फिर पाई प्लस अल्फा से अगला थायरिस्टर आता है, लेकिन अब वो तो आएगा नहीं, तो यानी पूरे टाइम अब फ्री व्हीलिंग डायोड ही ऑन रहने वाला है एंड V नॉट विल बी 0। तो V नॉट एवरेज की अगर बात करें, समझ में आया, अगली साइकिल बनेगी नहीं ना पाई प्लस अल्फा से, पाई प्लस अल्फा से T2 को आना चाहिए था, लेकिन वो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो ओपन सर्किटेड है। तो Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, Vm बाय 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा क्या आएगा, 230√2 1 प्लस कॉस 31। अब ऐसी जगहों पे तो देखो कैलकुलेटर लगाना ही पड़ता है ना। T1, अच्छा D1 ही लिखा है इसका नाम, मैंने उसको D2 पढ़ लिया। क्या स्टैंडर्ड नेम होता है ना D2। वन 92.284। तो आई नॉट क्या आएगा, V नॉट माइनस E बाय R, $14.035 ये बनेगा। नीचे 2 मिस हो गया, ओहो। अप्रोक्सीमेटली 2.02 आएगा, करेक्ट। हाँ, अगला, इन अ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज मिड पॉइंट कन्वर्टर टर्न रेशियो फ्रॉम प्राइमरी टू ईच सेकेंडरी is 1.5. For a resistive load of 3 ohm, determine the maximum value of average output voltage and maximum thyristor current। करो भाई जल्दी से। मिड पॉइंट कन्वर्टर का सवाल आ गया, आपको टर्न्स रेशियो दे दिया प्राइमरी टू ईच सेकेंडरी, दैट इज 1.5। रेजिस्टिव लोड दिया है 3 ओम का, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज बतानी है और आपको मैक्सिमम एवरेज थायरिस्टर करंट बताना है। माइक्रो प्रोसेसर तो प्लान नहीं है नितिन बेटा। चलो ये वाला बताओ जल्दी से, क्या आ रहा है? बी आ रहा है। देखो देखें,
NP by NS is given as 1.5, तो VS कितना होगा? अब फॉर मैक्सिमम V नॉट एवरेज, अगर आपको मैक्सिमम V नॉट एवरेज चाहिए तो अल्फा मस्ट बी 0, ठीक है। अल्फा बेटा आपका 0 आना चाहिए। V नॉट मैक्स फिर कितना हो जाएगा? अल्फा 0 है तो डायोड वाला केस बन गया ना, 2Vm/π। अल्फा 0 पे तो यही आएगा एवरेज। सोच के देखो, चाहे तो फुल कन्वर्टर के फॉर्मूले से कर लो। √2 मैक्सिमम बनाने के लिए लगाया है। ये आएगा 132 वोल्ट, ठीक है। और I नॉट 44 एम्पियर। लेकिन मैक्सिमम एवरेज थायरिस्टर करंट की बात हो रही है। थायरिस्टर एक आधी साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, तो π/2π आप करोगे, आधी साइकिल में 22 एम्पियर, तो ए आंसर विल बी ए। कितने सारे बच्चों ने बी दिया है, देखो सभी ने बी दे दिया है। किसी ने ये नहीं सोचा थायरिस्टर की बात हो रही है, आप सब लोगों ने लोड का करंट दे दिया। थायरिस्टर तो आधी साइकिल ही कंडक्ट करता है। चलो नेक्स्ट, अ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर फीडिंग अ RLE लोड हैज द फॉलोइंग डेटा: 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 4 ohm, 120 वोल्ट, अल्फा 30। If the load inductance is large enough to make these load current virtually constant, what is the input power factor? बताओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर लोड करंट कांस्टेंट है तो इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा? बताओ मेरे भाई। अमर कह रहे हैं 0.78, बाकी लोग बोलें सिर्फ एक ही बच्चा देगा क्या आंसर? बहुत बढ़िया। तो हमें क्या पता है? इफ I नॉट इज कांस्टेंट देन RLE लोड विल बिहेव एज अ RL टाइप ऑफ अ लोड। अगर ये RL लोड की तरह बिहेव करेगा तो यहां पे आपका इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा? G इंटू FDF। फुल कन्वर्टर का G क्या होगा? 2√2/π। FDF क्या होगा? cos 30। √3/2 करोगे √6/π, 0.779। ठीक है, सिंपल। और ये ध्यान रखना, रेक्टिफायर का पावर फैक्टर लैगिंग लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, चलो अगला। इन अ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर इफ द आउटपुट वोल्टेज हैज पीक एंड एवरेज वैल्यू 220 एंड 70, एज्यूम I नॉट इज कांस्टेंट, फाइंड द फायरिंग एंगल। आउटपुट वोल्टेज का पीक और एवरेज वैल्यू दिया है, आपको फायरिंग एंगल बताना है। बताइए भाई। चलो चलो जल्दी से निपटा लो यार, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लो, तुम ही लोगों का फायदा है। फटाफट करोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लग जाएंगे। कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई सिंगल फेज रेक्टिफायर में? मैंने आपको बहुत कम फॉर्मूले याद करने के लिए बोला, और देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो भी थोड़े से भी ट्रिकी हैं उनको हम कंसेप्चुअली अब कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा है। करेक्ट, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखा है, इसीलिए बहुत फास्ट वे में ये सब चीजें कर पा रहे हैं। बताओ भाई, इसका इजी है बेटा ये, इसमें तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा।
विनय 71 कह रहे हैं, मार्बल मकाया 60। चलो देखें, देखो इन वेवफॉर्म फॉर वी नॉट की पीक वैल्यू क्या होती है? ये होती है Vm। वी नॉट एवरेज क्या होता है? 2Vm/π cos अल्फा। तो आपको ना Vm दे दिया है बेटा 220, तो 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 220/π cos अल्फा। तो अल्फा क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, 60 डिग्री। अल्फा विल बी 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, अ प्योर इंडक्टेंस ऑफ √2/π हेनरी is connected to a single phase full bridge and the bridge is operated at a firing angle of 120 degree। तो बेटा पीक बोला है ना, मैक्सिमम एवरेज नहीं बोला। अगर एवरेज का मैक्सिमम बोलता तो 2Vm/π होता। इसने बोला पीक वैल्यू। पीक हमेशा वेवफॉर्म से देखते हैं, तो जो वेवफॉर्म की हाईएस्ट वैल्यू होती है दैट इज पीक वैल्यू। तो बताओ भाई, पीक करंट बताना है। प्योरली इंडक्टिव लोड है बेटा, ध्यान से करना, पीक करंट बताना है। आया किसी का आंसर? टैक हमें बता रहे हैं भाई कितना, टैक हमें बता रहे हैं 3 एम्पियर। बाकी लोग देखो भाई, मैंने वेवफॉर्म इसीलिए पहले से ड्रॉ कर ली कि आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाए। चलो जल्दी आंसर दोगे तो एक और करा दूंगा, वरना फिर यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। देखें, देखो बेटा 120 से आपने कंडक्शन स्टार्ट किया है, तो जितना पॉजिटिव एरिया होता है उतना ही नेगेटिव एरिया वोल्टेज का कवर होना चाहिए। फिर अगला थायरिस्टर 180 प्लस अल्फा यानी कि 300 से स्टार्ट करेगा, फिर उधर भी पॉजिटिव नेगेटिव हम बराबर करेंगे। फिर इसके बाद जो अगला थायरिस्टर आएगा वो फिर से वापस से ऐसे ही करेगा स्टार्ट। तो अब हमारा जो आउटपुट आएगा ना बच्चों, हमारा आउटपुट वेवफॉर्म ऐसा आएगा। देखो यहां से स्टार्ट हुआ,
यहां तक गया, फिर अगले पेयर ऑफ थायरिस्टर ने यहां से यहां तक कंडक्ट किया, फिर से इधर आ गया और ऐसे इधर भी आ जाएगा। तो ये 120 है, ये 240 होगा। 180 से 60 पहले और 60 बाद में। तो यहां पे जो करंट आएगा ना, करंट ऐसे आ जाएगा, इस टाइप से। तो अगर मैं बात करूं फ्रॉम 120 टू 240, V0 इज Vm sin ओमेगा t, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि IP ऑकर्स एट 180 डिग्री, जब तक वोल्टेज पॉजिटिव है इंडक्टर चार्ज होता है। तो L di by dt इज Vm sin ओमेगा t, ठीक है। तो di dt का d ओमेगा t बनाते हैं तो हमें ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ता है। तो इंटीग्रल अगर होगा di का 0 से मैक्सिमम तक, तो Vm बाय ओमेगा L फ्रॉम 120 टू 180 साइन ओमेगा t डी ओमेगा t, ठीक है। तो यहां से IP कितना आ जाएगा, तो देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है। L है √2/पाई और ये है 100 पाई। वन एम्पियर आ रहा है, हाँ 1 एम्पियर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं। When a pure inductive load is connected to single phase full converter bridge, which of the firing angle will give you a stable operation? बताओ भाई, किस फायरिंग एंगल पे स्टेबल ऑपरेशन मिलेगा? कम ऑन एवरीबॉडी। अगर आप एक प्योर इंडक्टिव लोड लगाते हो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर में, विच फायरिंग एंगल विल गिव यू स्टेबल ऑपरेशन? क्या आएगा? आंसर विल बी डी। स्टेबल ऑपरेशन होता है फॉर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, अनस्टेबल होता है फॉर अल्फा लेस देन 90, और सेमी कन्वर्टर में हमेशा ही अनस्टेबल। याद है ना, सेमी कन्वर्टर में हमेशा अनस्टेबल होता है। तो आंसर इज डी। क्लियर है? चल, तो बेटा ये हुआ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। कल से हम स्टार्ट करेंगे 3 फेज कन्वर्टर। तो शुरुआत करूंगा 3 फेज हाफ वेव से, फिर मूव ऑन करेंगे 3 फेज फुल वेव पे, ठीक है। चलो, तो बेटा अगर आप लोगों को मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है तो कल 2 बजे मैं मेजरमेंट के क्वेश्चन लगवाऊंगा। इस लिंक पे आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। अपकमिंग क्लासेस के अंदर आपको लिंक मिलेगा और वहां से आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बेटा 18 तारीख को कॉम्बैट होने वाला है। तो कॉम्बैट में सब लोग एनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यूज कोड अंकित ESE और इससे आप अटेंड कर सकते हो। मचाओ, अगर मचाओगे तो 100% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अदर देन दैट बेटा अभी विष्णु सर का बैच स्टार्ट हुआ है सिग्नल्स का, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड EC, और मेरा मशीन स्टार्ट हुआ है आज ही से। तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी बस मैंने मटेरियल का बेसिक कवर किया है। तो यहाँ पे बेटा 170 आवर्स का कंटेंट है, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। हर संडे टेस्ट होगा और सारे के सारे डाउट भी आंसर किए जाएंगे। इसके बाद आप लोग के लिए हमने बेटा प्राइस हाइक डिले कर दिया है, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। कोड आप जानते हो अंकित ESE। अभी ज्वाइन करने पे बेटा प्लस पे आपको बेनिफिट दिया जा रहा है कि 2 months एक्स्ट्रा विद 3 months ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग,
24 पे 4 मंथ्स एक्स्ट्रा विद 6 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और अगर आइकॉनिक लेते हो तो आइकॉनिक में बेटा 3 महीने का कैंपस प्लेसमेंट का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो प्लस पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं और आइकॉनिक पे कैंपस प्लेसमेंट एक्स्ट्रा है। और अंकित ईएससी कोड से आपका 1 ईयर फीस है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए जाना पर मंथ फीस मिनिमम रहेगा। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा गो आफ्टर 2 ईयर। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी। और बेटा अगर हमारी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज है विच माइट बी डिफेमिंग टू समबडी, विच माइट हर्ट समबडीज सेंटिमेंट, तो यू कैन रिपोर्ट इट यूजिंग द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और आपका अगर रिपोर्ट सही है तो यू विल बी रिवॉर्डेड। इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो पे कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और साथ ही साथ कल मिलेंगे फिर हम लोग सेम टाइम सेम प्लेस। और आज आपके लिए लर्न इंजीनियरिंग और मशीन एक्सप्रेस और पाथ फाइंडर 3 एपिसोड आने वाले हैं। बेटा ये जरूर देखिएगा क्योंकि इन सब चीजों से आपकी मोटिवेशन बनी रहती है। थैंक यू एवरीबॉडी।